गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। कैन यू सी द स्क्रीन ऑल्सो? एवरीथिंग ऑल गुड? एवरीथिंग विजिबल? जल्दी फटाफट। वेरी गुड। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। डिस्कशन को करते हैं कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर मैंने ऑफ करा था इस कंपैरिजन टेबल पे कि कौन है। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? ग्लिच तो नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है बीन्स बनाने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है पोजो बनाने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है जावा बीन बनाने के लिए। अब आज अपन कहानी को बढ़ाते हैं आगे और आज हम बात करते हैं स्प्रिंग हमें कितनी तरह के प्रोवाइड करता है कंटेनर्स। जरा एक बार फिर बताइए आगे बढ़ने से पहले, स्प्रिंग कंटेनर कौन है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। स्प्रिंग कंटेनर कौन है? सबसे पहले तो बताइए स्प्रिंग कंटेनर के दो और नाम क्या हैं? स्प्रिंग कंटेनर के दो और नाम क्या हैं? वेरी गुड। या तो आप इसको बुलाइए आईओसी कंटेनर और या आप इसको सिर्फ बुला लीजिए कंटेनर। ठीक है, तीनों चीजें एक ही है, स्प्रिंग कंटेनर, आईओसी कंटेनर या फिर सिर्फ आप इसको बुला लीजिए कंटेनर। सबका मतलब एक ही है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके लिए क्या मैनेज करता है। स्प्रिंग कंटेनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए क्या मैनेज करेगा? जल्दी क्विक। जो ना 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 डीआई तो बाद में करेगा, जो आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट्स मैनेज करेगा। आपके बनाए गए सभी बीन ऑब्जेक्ट्स को जो मैनेज करने का काम करता है, उसी को अपन स्प्रिंग में बोलते हैं स्प्रिंग कंटेनर। यस, आपके बीन ऑब्जेक्ट्स की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करेगा, डीआई करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, सब कुछ यही करेगा, याद रखिएगा। है ना? एक और जरूरी बात, पढ़ाते वक्त मैं ये वर्ड यूज करूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप कोर जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जेवीएम करता है। इतने से सवाल में इतना टाइम? यस, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जेवीएम करता है। और कोर जावा में ऑब्जेक्ट्स कहां रहते हैं? हीप एरिया में रहते हैं। स्प्रिंग में याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन आपका आईओसी कंटेनर करता है। और आईओसी कंटेनर इनको मेमोरी के जिस एरिया में रखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ये आपके हीप का ही पार्ट है, बल्कि यूं कह लीजिए स्प्रिंग ने हीप को एक नाम दे दिया है और वो नाम है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी का वो एरिया है जहां एक्चुअल में स्प्रिंग बीन्स रहा करते हैं। और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल करने का काम आपके आईओसी कंटेनर का है। क्लियर हुआ? चलें आगे। ओके, गुड। तो बात हो रही है स्प्रिंग आपको कितनी तरह के स्प्रिंग कंटेनर या आईओसी कंटेनर देता है। तो स्प्रिंग के पास बेसिकली दो तरह के आईओसी कंटेनर होते हैं। एक होता है बीन फैक्ट्री और एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। गौर करिएगा, स्प्रिंग के पास दो तरह के आईओसी कंटेनर हैं। एक का नाम रखा गया है बीन फैक्ट्री और एक का नाम रखा गया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये जो बीन फैक्ट्री है ये पुराना कंटेनर है। पुराना मतलब जब स्प्रिंग पहली बार आया था ये तब से अवेलेबल है। और ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग की तरफ से दी गया नया और मॉडर्न कंटेनर है। पढ़ेंगे अपन दोनों, लेकिन आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में जब हम स्प्रिंग बूट की तरफ जाएंगे या स्प्रिंग कोर में भी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज करेंगे। बीन फैक्ट्री सिर्फ मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स के लिए करवाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूं ये आउटडेटेड है, पुराना है। तो आप जानते ही होंगे या समझ रहे होंगे इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दूर करता है। अब टेक्निकल डिस्कशन करते हैं एग्जैक्टली बीन फैक्ट्री क्या है अपने आप में। क्या बीन फैक्ट्री कोई ऑब्जेक्ट है? क्या बीन फैक्ट्री कोई क्लास है? कौन है बीन फैक्ट्री? तो पढ़िए पहली लाइन और बताइए कौन है बीन फैक्ट्री। वेरी गुड। बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है। ओके, इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का, इसकी चाइल्ड क्लास का। नंबर टू, अगर ये इंटरफेस है तो किसी पैकेज में भी होगा। यस, इंटरफेस है तो किसी पैकेज में भी होगा। स्प्रिंग ने बना के दिया है तो किसी पैकेज में रखकर आपको दिया होगा। और इसके पैकेज का नाम है org.springframework.beans.factory। हालांकि आपको बिल्कुल भी पैकेज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जब आप एसटीएस में इसको यूज करेंगे ऑटो इंपोर्ट के कारण ये पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड डू रिमेंबर इसके पैकेज का नाम है org.springframework.beans.factory। जैसा मैंने कहा थर्ड पॉइंट, ये ओल्ड और आउटडेटेड कंटेनर है, इसलिए कोई भी मॉडर्न स्प्रिंग एप्लीकेशन इसको एज अ कंटेनर यूज नहीं करती है। हम भी सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स इसके पढ़ेंगे, वो भी इसलिए ताकि हम इसका कंपैरिजन कर पाए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाले कंटेनर से। अब आता है जो मॉडर्न कंटेनर है वो कौन है, तो गौर करिएगा वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है और होने को ये भी अपने आप में एक इंटरफेस है। और मजेदार बात यह है कि ये बीन फैक्ट्री का इंटरफेस है। तो क्या जावा में इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर लेता है? कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में? पढ़ा है आपने जावा में कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एक इंटरफेस दूसरे को इनहेरिट कर रहा हो? प्री डिफाइंड की बात कर रहा हूं, आपके बनाए गए इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूं। कोई दिमाग में ऐसा प्री डिफाइंड इंटरफेस आ रहा है? वेरी गुड। जावा के अंदर कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट। इसी कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है सेट। इसी कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है क्यू। ये सब इंटरफेस हैं। लिस्ट सेट क्यू जी, ये सब इंटरफेस हैं और कलेक्शन भी जो इनका पेरेंट है वो इंटरफेस है। कि बिल्कुल इसी तरह से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है जो इनहेरिट करता है बीन फैक्ट्री इंटरफेस को। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज बीन फैक्ट्री के पास हैं वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास हैं। बिल्कुल है, उससे ज्यादा है, लेकिन उतनी प्रॉपर्टीज तो हैं ही हैं जितनी आपको बीन फैक्ट्री के पास देखने को मिलती हैं। देन इसका पैकेज है org.springframework.context। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं ये मॉडर्न तरीका है, नया वे है अगर आपको स्प्रिंग में कंटेनर स्टार्ट करने हैं तो। वैसे तो स्प्रिंग बूट में ये कंटेनर भी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली करेगा। बट स्प्रिंग बूट से पहले हम जितना भी स्प्रिंग कोर पढ़ेंगे उसमें कंटेनर हम ही को स्टार्ट करना है, इसलिए हमको इनके नाम याद रखने की जरूरत है। आई रिपीट द लास्ट स्टेटमेंट वन मोर टाइम। मैंने कहा जब आप स्प्रिंग बूट पे जाएंगे तो इनमें से किसी का नाम आपके कोड में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इनको पर स्प्रिंग बूट से पहले अगर हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इनको मैनुअली करना पड़ेगा स्टार्ट, इसलिए अपन नाम याद रखने की जरूरत है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब इनका इनहेरिटेंस डायग्राम देख लीजिए, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, वगैरह वगैरह। तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे टॉप लेवल पे वी हैव बीन फैक्ट्री। जैसे अगर आपको जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग याद हो, तो एक्सेप्शन क्लासेस की टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास कौन है? एक्सेप्शन क्लासेस की टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास थ्रोएबल है। जैसे थ्रोएबल एक्सेप्शन हायरार्की की बॉस है, ऐसे कंटेनर्स का बॉस है बीन फैक्ट्री। जितने भी कंटेनर आपको स्प्रिंग में मिलेंगे, फ्यूचर में भी जितने मिलेंगे, सब इसी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाइल्ड है। ओके, तो सबसे टॉप पे है बीन फैक्ट्री। इस समय जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं वो बीन फैक्ट्री के दो चिल्ड्रन दिख रहे हैं। एक का नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। क्या लग रहा है ये कौन है? वेरी गुड फूल सागर, कैसे पहचाना कि ये क्लास है? यस, इंप्लीमेंट से पहचाना। क्योंकि इंटरफेस इंटरफेस को कभी इंप्लीमेंट नहीं करेगा, जब भी करेगा एक्सटेंड करेगा। ठीक है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, क्योंकि वो बीन फैक्ट्री को कर रहा है एक्सटेंड। ओके, इसका मतलब अगर मुझे बीन फैक्ट्री इंटरफेस यूज करना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्या? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का। जी हां, अगर आपको बीन फैक्ट्री यूज करना है तो आपको एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉट मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अस। उसमें से हम कौन सा यूज करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आई आई होप बात समझ आ रही है सबको। ओके, और हम तीनों यूज करेंगे ये भी याद रखिएगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के कितने चाइल्ड दिख रहे हैं? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के आपको कितने चाइल्ड नजर आ रहे हैं? तीन नजर आ रहे हैं ना। अपन लोग तीनों यूज करने वाले हैं। अलग अलग सिचुएशन में मैं आपको तीनों से मिलवाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ डू रिमेंबर हम लोग फिलहाल के लिए तो स्टार्ट कर रहे हैं विद एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। यहां तक कोई डाउट ना हो, कोई क्वेरी ना हो तो आगे बढ़ूं। कैमरा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है जगमीत, बट सर व्हाई दे हैव डिफरेंट इंटरफेसेस एंड क्लासेस? बहुत अच्छा सवाल है। जगमीत, क्या स्प्रिंग बूट में
अलग अलग तरह की एप्लीकेशन बनती हैं। बताओ बताओ बताओ, यस और नो। बनती है ना? क्या हम स्प्रिंग बूट में वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। एक वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन से डिफरेंट होगी? होगी ना? तो दोनों के कंटेनर भी अलग अलग हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और ये जो आप देख रहे हो ना, एनोटेशन कॉन्फिग वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको यूज करा जाता है फॉर वेब एप्लीकेशन। लेकिन मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, अगर लेक्चर क्लियर है तो मुझे बताइए, क्या मैं एज अ डेवलपर इनको यूज करूंगा? हाँ या ना? बाकी लोग जवाब दें। क्या आप एज अ डेवलपर इन्हें नहीं करेंगे बेटा? सिर्फ तब तक आप इनके नाम लेंगे जब तक आप स्प्रिंग में हैं, और आप बहुत ज्यादा दिन स्प्रिंग में नहीं हैं। अपनी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो स्प्रिंग से मैं आपकी पूरी करवा। हम कौन सा टॉपिक स्प्रिंग में पढ़ेंगे? सिर्फ स्प्रिंग कोर। इसके बाद स्प्रिंग का डेटाबेस इंटरेक्शन, स्प्रिंग में एपीआईज बनाना, स्प्रिंग में वेब एप्लीकेशन बनाना, ये सब हम किससे करवाएंगे? ये सब हम स्प्रिंग बूट से करवाएंगे। और जब हम स्प्रिंग बूट यूज करेंगे, इनमें से किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये डिसीजन कौन लेगा? इनमें से किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये डिसीजन स्प्रिंग बूट लेगा। इसलिए स्प्रिंग बूट में एक बहुत अच्छी चीज है, स्प्रिंग बूट में एक बहुत अच्छी चीज है, सुनो ध्यान से, और वो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज टाइप इन द चैट विंडो, क्या नाम पढ़ा आपने? स्प्रिंग बूट क्या देता है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आप तो बस बता दीजिए कि आपको क्या बनाना है। आप उसको बोलेंगे ना मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वो वाले कंटेनर को यूज करेगा जो वेब एप्लीकेशन के लिए है। आप बोलोगे टॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो वो कोई और कंटेनर यूज करेगा। अपन को टेंशन नहीं लेनी है कि इनमें से कौन सा कंटेनर यूज होता है। मैं तो सिर्फ आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग कोर में हमें इनसे डील करना है। और मैं स्प्रिंग कोर में सब कुछ तो आपको कराऊंगा नहीं। हम स्प्रिंग कोर में सिर्फ कोर वाला पार्ट कवर अप करेंगे। बाकी जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूजेज है वो हम बूट में ही पढ़ेंगे। जगमीत, डाउट सॉल्व? डाउट सॉल्व, आगे बढ़ू? बट सर ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल इट इज ऑब्जेक्ट, देन व्हाई डिफरेंट कंटेनर? मैं नहीं समझा जगमीत, कैन यू प्लीज अनम्यूट? बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैंने आंसर भी लिखा था कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखा जाए तो मेमोरी में तो ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर हो रहे हैं, राइट? चाहे वो डेस्कटॉप ऐप हो चाहे वेब ऐप हो, ओके। राइट? ओके, सो चलिए। व्हाई डिफरेंट कंटेनर्स एंड डिफरेंट क्लासेस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, आपने जावा में कोर और एडवांस दोनों पढ़ा है? सर एडवांस कंप्लीट तो नहीं पढ़ा, कोर पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़ा है, एडवांस सर्वलेट पढ़ा है? हाँ, यस। पढ़ा है। एक सर्वलेट ऑब्जेक्ट की के नॉर्मल ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में डिफरेंस है? यस सर। तो आप मुझे बताओ, कोर जावा में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो मिनिमम कितने मेथड्स कॉल होते हैं उसकी पूरी लाइफ में? सर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मेनली, बिल्कुल सही। और और उसके बाद फाइनलाइज, जब वो मेमोरी में, फाइनल। है ना? बाकी सारे मेथड तो प्रोग्रामर कॉल करता है। राइट। करेक्ट। लेकिन जब हम जावा में वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, बैकएंड कोड लिखते हैं, तो हम सर्वलेट्स यूज करते हैं जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी लाइफ में अगर आपको याद हो तो कितने मेथड्स होते हैं जो कंफर्म कॉल होते हैं? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट आई थिंक इनिट भी। बिल्कुल सही, इनिट कॉल होता है, सर्विस कॉल होता है, डिस्ट्रॉय कॉल होता है, और उसके अलावा कंस्ट्रक्टर ले लो और फाइनलाइज ले लो। तो वहां 5 मेथड कॉल होते हैं। दूसरी बात, जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो जो जेवीएम आपकी एप्लीकेशन को चलाता है, और जब आप कोर जावा वन में कोड लिखते हो तो जो जेवीएम चलाता है, दोनों सेम होते हैं कि अलग होते हैं? अलग होते हैं। कोर जावा यस। वाला जेवीएम नॉर्मल जेवीएम होता है। वेब एप्लीकेशन वाला जेवीएम वेब सर्वर होता है, जिसको एक वेब एप्लीकेशन को हैंडल करना आता है।
और स्प्रिंग में तो सब कुछ स्प्रिंग को करना है। तो स्प्रिंग अलग अलग कंटेनर इसलिए लेकर बैठा है कि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कोर जावा लेवल की एप्लीकेशन होगी तो ऑब्जेक्ट्स की लाइफ में अलग चीजें होंगी, लेकिन अगर एक वेब एप्लीकेशन होगी तो स्प्रिंग बीन्स की लाइफ में अलग मेथड्स कॉल होंगे। तो उन्हें हैंडल कैसे करेंगे? उन्हें हैंडल ही अलग अलग कंटेनर्स करेंगे। खाली ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है ना स्प्रिंग भी एक कंटेनर का काम। स्प्रिंग कंटेनर यस सर। काम करता है, वो बहुत सारे काम हर एप्लीकेशन के लिए नहीं होते हैं। कुछ को अलग काम की जरूरत है, कुछ को अलग काम की जरूरत है। तो ये काम अल्टीमेटली कंटेनर करता है। और जो इनमें कॉमन काम है वो कहां से आ रहे हैं? जो कॉमन काम है वो आ रहे हैं बिल्कुल टॉप लेवल के इंटरफेस से, विच इज बीन फैक्ट्री। ओके। क्लियर? चलें आगे। यस सर। रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना, ओके, थैंक यू अलग अलग सर। तरह की, वेलकम। अलग अलग तरह की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए कंटेनर अलग अलग है। ओके, गॉट इट। साइज फिट ऑल, यहाँ वो हिसाब किताब नहीं चलता। यहाँ अलग अलग के लिए अलग अलग साइज चाहिए, एंड दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट कंटेनर्स। चलिए बढ़े आगे। बाकी लोगों का भी डाउट दूर हुआ, ये डिस्कशन आपको भी समझ आया? इतने सारे कंटेनर क्यों, है ना? और प्रोग्रामर कंफ्यूज तो नहीं होगा? प्रोग्रामर इतने सारे कंटेनर को देखकर कंफ्यूज तो नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामर इन्हें कभी देखेगा ही नहीं। गॉट इट? ये सब इंटरनल्स हैं। जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो ये सब आपसे हाइड हो जाएंगे। तो ऊप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट कि ये सब आपसे हाइड हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन। यू विल नेवर कम टू नो कि अंदर कौन सा कंटेनर लॉन्च हुआ है। वो तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं तो आप रियलाइज कर पाओगे। अच्छा, हम पूछ पाएंगे स्प्रिंग बूट से कि तुमने कौन सा कंटेनर यूज करा है बताओ? बिल्कुल पूछ पाएंगे। स्प्रिंग बूट आपको एक मेथड देता है जो आपको कंटेनर का नाम बताएगा। चलो आगे, क्लियर हुआ यहां तक? ग्रेट। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग कंटेनर की वर्किंग को समझना। ये डायग्राम समझ आ गया तो मान लो आप 90% स्प्रिंग की वर्किंग आप आज ही समझ जाओगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्प्रिंग कंटेनर काम कैसे करता है। एक बार फिर बताइए, क्या स्प्रिंग कंटेनर हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बनाता है? बनाता है ना? अब आप मुझे बताइए, स्प्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास चाहिए। क्लास होगी तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना? तो जब भी अपन स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट्स बनवाएंगे, हम स्प्रिंग कंटेनर को दो चीजें सप्लाई करेंगे। कितनी चीजें? जब भी हम स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट्स बनवाएंगे, हम उसको दो चीजें सप्लाई करेंगे। इन दो चीजों को सप्लाई करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन दो चीजें सप्लाई करनी पड़ेंगी, आज भी और आगे भी। आगे मतलब, यस, आगे मतलब स्प्रिंग बूट में भी तरीका बदल जाएगा, लेकिन बतानी दो चीजें पड़ेंगी। ठीक है, नंबर वन, स्प्रिंग चाहता है आप सबसे पहले उसको वो क्लास बताइए जिस क्लास का उसको बनाना है ऑब्जेक्ट। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑब्जेक्ट भले ही स्प्रिंग बनाएगा, क्लास कौन बनाएगा? ऑब्जेक्ट भले ही स्प्रिंग बनाएगा, क्लास कौन बनाएगा? वेरी गुड, क्लास बनाने का काम डेवलपर का होगा, मैं और आप बनाएंगे। और हम जो क्लास बनाएंगे, स्प्रिंग इतना अच्छा फ्रेमवर्क है कि वो बोलता है भाई तुम डिसाइड कर लो, तुमको पोजो बनाना है कि तुमको जावा बीन बनाना है कि तुमको नॉर्मल क्लास बनानी है। तुम जैसी चाहो क्लास बना लेना, बस मेरी छोटी मोटी शर्तें हैं उन्हें पूरा कर देना। इसका मतलब अगर हम स्प्रिंग से कोई क्लास हैंडल करवाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं जो हमको करनी पड़ेंगी फॉलो। इसलिए आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में लिखा हुआ है, आपकी क्लास पोजो भी हो सकती है और आपकी क्लास बीन भी हो सकती है। आपको याद है ना पोजो और बीन के डिफरेंसेस? याद है? इसमें कम रेस्ट्रिक्टिव कौन है? इसमें कम रेस्ट्रिक्टिव कौन है? तो आपका जवाब होगा सर पोजो। और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कौन है? आपका जवाब होगा बीन। तो आप स्प्रिंग कंटेनर को कोई भी क्लास दे सकते हो, चाहे तो पोजो और चाहे तो बीन। ठीक है। अब जब मैं आपको सेकंड लेक्चर दे रहा था इस बैच का, उम्मीद करता हूं आपने मिस नहीं करा होगा, जब इस बैच का डे 2 था, तो मैंने आपसे कहा था कि स्प्रिंग से अगर हमको ऑब्जेक्ट्स बनवाने हैं तो हमको स्प्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। आपको याद है ये बात? स्प्रिंग कहता है मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तुमसे। अगर आपको लग रहा है सर मेरा लेक्चर मिस हो गया या आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं रिकॉल करा देता हूं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, यस और नो? बहुत सारी क्लासेस होंगी ना। आपको याद है हर क्लास हम स्प्रिंग को नहीं देते हैं। आपको याद है हर क्लास स्प्रिंग के लिए नहीं है।
हम कुछ क्लासेस स्प्रिंग को हैंड ओवर करेंगे, कुछ के ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाएंगे। तो स्प्रिंग को ये बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोजेक्ट में ये 5 क्लासेस हैं, इनमें से 2 तुम हैंडल करो, 3 मैं हैंडल करूंगा, या 4 तुम करो, 1 मैं हैंडल करूंगा। ये जानकारी देने को अपन बोलते हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगरेशन बताने के या कॉन्फ़िगरेशन लिखने के स्प्रिंग आपको देता है 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीका, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं वाया समथिंग विच इज कॉल्ड एक्सएमएल। डोंट वरी, एक्सएमएल मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी 2 मिनट में एक्सएमएल के बारे में बात करेंगे अपन। दूसरा तरीका, आप कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं विद द मोस्ट पॉपुलर वे, जो स्प्रिंग बूट में यूज खूब करेंगे आप, और इसको हम बोलते हैं एनोटेशन। और तीसरा तरीका, आप कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं यूजिंग जावा। फिर पूरी स्टोरी सुनिएगा। अब हम चाहते हैं हमारे लिए स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे। स्प्रिंग कंटेनर कहता है अगर तुमको मुझसे ऑब्जेक्ट बनवाने हैं तो मुझे 2 चीजें तुमसे चाहिए। नंबर 1, तुम क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा। नंबर 2, तुम जो क्लास बना रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ बातें बताओ। उसके बारे में कुछ बातें बताने को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन दो। और कॉन्फ़िगरेशन देने के स्प्रिंग हमें 3 ऑप्शन देता है। बहुत पुराना तरीका जो है वो है एक्सएमएल। अगर आप आज से कोई 15 साल पहले के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप जानते होंगे कंपनी में 20-20 साल पुराने प्रोजेक्ट चलते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो कोई लेगेसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देंगे वाया एक्सएमएल। लेकिन अगर आप किसी नए कंपनी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 100% एक्सएमएल यूज नहीं करेंगे आप या तो यूज करेंगे एनोटेशन और या यूज करेंगे जावा कॉन्फिग। तो हम तीनों पढ़ेंगे और आगे चलकर जब स्प्रिंग बूट आएगा तो ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। और सिर्फ यही 2 रहेंगे जो एंड ऑफ द कोर्स तक आपका साथ देंगे। तो जिस दिन मैं आपका लास्ट लेक्चर लूंगा उस दिन भी आप देखिएगा हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो एनोटेशन और या यूज कर रहे होंगे जावा कॉन्फिग। बस कुछ ही दिनों के लिए हम यूज करेंगे एक्सएमएल। थ्योरी क्लियर? चलूं आगे। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया। जब स्टेप 1 और 2 दोनों आपके कंबाइन होंगे, तब जाकर कंटेनर आपकी इस क्लास के अपने मेमोरी एरिया के अंदर बनाकर रखेगा ऑब्जेक्ट। ये जो आपको व्हाइट कलर के ओवल्स दिख रहे हैं, ये सब कौन है? ये जो आपको व्हाइट कलर के ओवल्स दिख रहे हैं, ये सब स्प्रिंग बीन्स हैं। कैन आई से दे ऑल आर स्प्रिंग बीन? यस, दे ऑल आर स्प्रिंग बीन। और आप कंटेनर से ये बीन मांगेंगे। आपको चाहिए ये ऑब्जेक्ट कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, पर यूज तो करना है ना आपको। जैसे आप याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेमो दे रहा था, ये वाला एग्जाम्पल चेक करिए। अब स्प्रिंग मेरे लिए कस्टमर सर्विस का ऑब्जेक्ट बना देगा, पर मुझे कस्टमर सर्विस के ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी ना उसके मेथड्स कॉल करने के लिए। प्रोडक्ट सर्विस की जरूरत तो पड़ेगी ना उसके मेथड्स कॉल करने के लिए। तो मुझे स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट मांगने पड़ेंगे। बनाएगा कंटेनर, मांगेगा डेवलपर। ये भी क्लियर? क्लियर हुआ? और जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो मांगना भी नहीं पड़ेगा। जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, बिना मांगे मिल जाएगा। यस, बिना मांगे मिल जाएगा। बिन मांगे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी स्प्रिंग बूट में, बट स्प्रिंग में जरूर आपको ये मांगना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आप रियलाइज कर पा रहे हैं स्प्रिंग बूट इतना पॉपुलर क्यों है? कर पा रहे हैं? देखो, अगर स्प्रिंग नहीं पढ़ते हैं तो हम एप्रिशिएट ही नहीं कर सकते हैं कि स्प्रिंग बूट करता क्या है। हमको लगता है हाँ ऐसे ही होता होगा। जब तक स्प्रिंग नहीं पढ़ोगे तब तक आप कभी किसी कंपनी में सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे कि स्प्रिंग बूट टेक्निकली क्या बेनिफिट देता है ओवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो पढ़ना स्प्रिंग जरूरी है, काम जरूर हमें करना है ऑन स्प्रिंग बूट। इसलिए हम थोड़ा सा समय स्प्रिंग कोर पे दे रहे हैं ताकि एक्चुअल में आप बूट की वर्किंग को समझ पाए और एप्रिशिएट कर पाए, कंपनी में प्रॉपर आंसर दे पाए इंटरव्यू में कि स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग बूट क्या बेनिफिट देता है। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा, 2 बेनिफिट देता है। नंबर 1, कंटेनर खुद ही स्टार्ट कर लेता है। यस, वो कंटेनर खुद ही स्टार्ट कर लेता है। स्प्रिंग में हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कंटेनर। हाँ, स्प्रिंग कोर में हमें करना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट खुद ही कर देगा। नंबर 2, स्प्रिंग में हमें मांगना पड़ेगा बीन ऑब्जेक्ट्स को, स्प्रिंग बूट में वो खुद ही लाकर हमें बीन ऑब्जेक्ट दे देगा। आई होप ये थ्योरी क्लियर हुई। 50% तो क्लियर हुई, 100% नहीं भी हुई तो रिमेनिंग 50% प्रैक्टिकल में हो जाएगी। चलो आगे। वेरी गुड। तो ये था वो डायग्राम जिसको समझना बहुत जरूरी है।
अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एज आई सेड, कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप कंटेनर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ डिटेल्स देंगे उन क्लासेस के बारे में जिनके आप चाहते हैं वो आपके लिए बनाए ऑब्जेक्ट। खाली ऑब्जेक्ट ही ना बनाए, बहुत सारे काम करे। इसलिए इतना हल्का मत मानिएगा स्प्रिंग कंटेनर को कि वो बस आपके लिए न्यू लिखता है। बहुत सारे काम करता है। देखिए क्या क्या करता है। नंबर वन, वो आपके लिए बीन डेफिनेशंस क्रिएट करता है। अगर आपको लग रहा है व्हाट इज बीन डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इज बीन डिफाइन करना। नंबर टू, हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू डीआई करवाते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या बताते हैं ये उसकी लिस्ट है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बीन की डिटेल्स देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डीआई देते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि अब डीआई आपको ना करना पड़े। अब डीआई आपके लिए कौन करे? स्प्रिंग करे। वेरी गुड। तो आपको उसको डीआई बताना पड़ेगा कैसे करना है। नंबर थ्री, आपके पूरे ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल मैनेज करेगा, अलग अलग मौकों पर अलग अलग मेथड्स कॉल करेगा। नंबर फोर, ये डीआई का एक और स्टाइल है जिसका नाम है ऑटो वायरिंग, पढ़ेंगे हम आगे। यानी स्प्रिंग में ही, खुद स्प्रिंग कोर में ही डीआई करने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है आप बीन डेफिनेशन के अंदर डीआई करवा दें, एक तरीका है आप ऑटो वायरिंग करके डीआई करवा दें। देन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखते हैं। आप आगे चलकर ऐसे कोड्स बनाएंगे जो बैकएंड से कनेक्ट होंगे, तो होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप वहां पर लिख सकते हैं। देन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीजें लिखनी है, वो भी आप लिख सकते हैं इनटू कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। अभी के लिए आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा वो सिर्फ पहला काम करवाऊंगा आपको, बीन डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा डीआई कैसे करवाते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लाइफ साइकिल, ऑटो वायरिंग, ये सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है? क्लियर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन करने के तरीके क्या हैं। गौर करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन करने के ढेर सारे तरीके हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आप तो बोल रहे थे तीन है। तीन सबसे कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन तरीके तीन से ज्यादा हैं। अगेन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू में आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कितने तरीके यूज होते हैं आज की डेट में? सिर्फ दो। सिर्फ दो, आज की डेट में दो। लेगेसी प्रोजेक्ट्स में, लेगेसी प्रोजेक्ट में वो पुराना वाला एक्सएमएल वाला तरीका तीन। ठीक है, आप तरीके सुन लीजिए। तो पहला तरीका है एक्सएमएल, जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है वेरी 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 पॉपुलर, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा तरीका है जावा के थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस बताना। इसके अलावा आप चाहें तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टॉपिक सुना है? बिल्कुल सुना है। जो आप मेन के पैरामीटर में लिखते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, वही है ना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। उसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशंस दे सकते हैं। राइट। फिर आप एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल, अगर आपने कोर जावा में बगैर आईडी के कोई प्रोग्राम कंपाइल करा हो तो शायद आपको याद होगा, अपन पाथ सेट करते हैं। करते हैं, जावा का प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए पाथ सेट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। आप इन एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू भी कंटेनर तक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचा सकते हैं। बट जैसा मैं कह रहा हूं, ये अननेसेसरी आपकी वर्किंग को बढ़ा देंगे। नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हम इन सारे तरीकों को नहीं पढ़ेंगे। हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एक बार फिर मैं बोलूंगा, जो आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, वो यूज करते हैं एक्सएमएल। जो आज के प्रोजेक्ट्स हैं, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जैक्टली बोलूं तो 2014 के बाद से, 2014 में स्प्रिंग बूट आया था, तो 2014 के बाद से वो सारे के सारे यूज करते हैं एनोटेशन और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्प्रिंग बूट ये पहले वाले को यूज ही नहीं करता। क्या बोलते हो? हाँ, नहीं करता। स्प्रिंग बूट एक्सएमएल सपोर्ट नहीं करता। अगर स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन दो ही तरह से दोगे, वाया एनोटेशन और वाया जावा। ऑल गुड, ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अपन पहले वाले तरीके पे। ये बाकी के तरीके हैं जिनको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। अब बात करते हैं पहले वाले तरीके के बारे में। पहला वाला तरीका क्या है? तो जवाबी जी, पहला वाला तरीका है कि अपन लोग कॉन्फ़िगरेशन दें विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल। ओके, सो लेट मी ओपन द नेक्स्ट स्लाइड।
लेकिन अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेट्स हैव अ क्विज। बहुत दिन से आप स्प्रिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, देखा जाए कितने आपने कैच करे। रेडी? आगे बढ़ने से पहले क्विज हो जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग के लिए। चलिए, गेट सेट गो। बताइए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कब रिलीज हुआ था? 2001 में? पक्का? 2003 में? गॉट इट? पब्लिकली अवेलेबल कराया गया था 2004 में, बट 2003 में बन गया था। चले आगे। नंबर 2, स्प्रिंग ओपन सोर्स है। कोई भी स्प्रिंग का सोर्स कोड डाउनलोड करके उसे मॉडिफाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है। स्प्रिंग कोर के बारे में इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है। पहचानिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं, समझा देता हूं। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल की मदद से हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्टैंड अलोन मतलब कोर जावा वाली एप्लीकेशन। ठीक है। नंबर 2, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल की मदद से हम स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग एओपी, इन सबके अंदर भी स्प्रिंग कोर को यूज करते हैं। नंबर 3, स्प्रिंग एमबीसी एप्लीकेशन बनाने के लिए स्प्रिंग कोर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना स्प्रिंग कोर के स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल स्प्रिंग कंटेनर देता है। बिल्कुल ठीक। बाकी सारे सही हैं। राइट? गलत सिर्फ तीसरा वाला है। कोई भी एप्लीकेशन स्प्रिंग की लाइफ में, स्प्रिंग के इकोसिस्टम में नहीं बनती विदाउट स्प्रिंग कोर। इसलिए आपको याद है सेकंड लेक्चर में एक डायग्राम देखा था आपने, खूब सारे मॉड्यूल थे, बेस पे कौन था? स्प्रिंग कोर था। है ना? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, आईओसी क्या होता है? डी। वेरी गुड। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। परफेक्ट। आईओसी इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, नॉट इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन। सी नहीं है करेक्ट, डी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। करेक्ट। नेक्स्ट, आईओसी का एग्जैक्टली क्या काम है? इनमें से कौन बता रहा है? आईओसी का काम है बीन्स बनाना। आईओसी का काम है बीन्स को कॉन्फ़िगर करना। आईओसी का काम है डिपेंडेंसीज मैनेज करना। आईओसी के सारे ही काम है। यस, आईओसी के सारे ही काम है। वो एक नहीं, ढेर सारे काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से स्प्रिंग बीन के बारे में कुछ गलत है। पहला, स्प्रिंग बीन के बारे में पहली लाइन बोली जा रही है, जावा क्लास whose objects are created and managed by container is called spring bean। कोई भी जावा क्लास जिसके ऑब्जेक्ट स्प्रिंग कंटेनर बनाए वो स्प्रिंग बीन है। नंबर 2, स्प्रिंग बीन कोई भी जावा क्लास या इंटरफेस हो सकता है। नंबर 3, स्प्रिंग बीन एक पोजो कंपोनेंट क्लास हो सकती है या जावा बीन क्लास हो सकती है। कुछ खास रूल नहीं है स्प्रिंग बीन बनने के लिए। नंबर 4, स्प्रिंग बीन कोई प्री डिफाइंड क्लास भी बन सकती है और प्रोग्रामर डिफाइंड क्लास भी बन सकती है। कोई थर्ड पार्टी क्लास को भी हम बीन बना सकते हैं। कौन सा गलत है? धीरज को लग रहा है डी गलत है। क्यों धीरज? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डी इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी धीरज। सर हाउ कैन वी प्रोवाइड द क्लास? अगर वो प्री डिफाइंड है तो हम कैसे अगर वो प्री कंटेनर डिफाइंड यूज है कर तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में हम सकते क्लास की डिटेल्स दे देंगे। भाई जो प्री डिफाइंड क्लास है वो पैकेज में होगी किसी, हैं? यस सर। है ना? वो पैकेज को अगर हम लोग इंपोर्ट कर ले, कर सकते हैं ना पैकेज को इंपोर्ट अपने प्रोग्राम यस में, यस सर क्लास यस। आ जाएगी और उस डिटेल्स हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में लिख देंगे। स्प्रिंग को कौन बताता है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं? खुद क्लास बताती है या कॉन्फ़िगरेशन बताता है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो अगर तुमको लग रहा है सर मान लो हमें जावा की स्ट्रिंग क्लास को एज अ बीन यूज करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप। ऑल्दो आपने स्ट्रिंग क्लास का कोड खुद नहीं लिखा है, बट आप उसको एज अ बीन बनवा सकते हो स्प्रिंग से बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ओके। ये है, आप किसी भी प्री डिफाइंड क्लास को एज अ बीन बना सकते हो। बिल्कुल सही रफुल, बी वाला ऑप्शन गलत है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें इंटरफेस वर्ड आ रहा है। आप बताइए, बीन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ना,
हाँ या ना? है ना? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? भले ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, भले ही बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, पर जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स को तो ब्रेक नहीं कर सकता ना। फ्रेमवर्क इतना शक्तिशाली थोड़ी हो गया कि वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना देगा। सो रॉन्ग इज बी। चलिए नेक्स्ट। आप कितनी अलग अलग तरीकों से स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस में कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं? वेरी गुड। अगर अभी का आपने लेक्चर समझ में आया, तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी अलाउड है, एक्सएमएल बेस्ड भी अलाउड है, एनोटेशन बेस्ड भी अलाउड है। ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ दी अबव। बहुत बहुत ध्यान से। इस बार मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, आप खुद ही पढ़ो, खुद ही आंसर दो। परफेक्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक व्हीकल क्लास है और हमारे पास एक इंजन क्लास है। अगर हम स्प्रिंग की वोकैबुलरीज यूज करें, तो क्या व्हीकल और इंजन को जरूरत है एक दूसरे की? हम्म। टेक्निकली अगर हम बोले, तो व्हीकल को इंजन चाहिए कि इंजन को व्हीकल चाहिए? व्हीकल को इंजन चाहिए। और अगर व्हीकल को इंजन चाहिए, तो व्हीकल अपने आप में टारगेट, जिसको चाहिए वो टारगेट, और जो सप्लाई कर रहा है वो डिपेंडेंट। सो व्हीकल विल बी टारगेट क्लास, इंजन विल बी डिपेंडेंट क्लास। है ना? हालांकि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उल्टा है। अगर आप थोड़ा इंग्लिश की वोकैबुलरी को यूज करें ना, तो थोड़ी उल्ट। डिपेंडेंट तो मतलब ये हो रहा है ना, जो डिपेंड कर रहा है। तो व्हीकल डिपेंड कर रहा है इंजन पे। बट स्प्रिंग की टीम को ये अच्छी नहीं लगी इंग्लिश, उन्होंने अपनी अंग्रेजी निकाली है। तो उनका ये मानना है, व्हीकल विल बी टारगेट एंड इंजन विल बी डिपेंडेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। एओपी क्या है? बिल्कुल सही। एओपी का फुल फॉर्म है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। है ना? क्या करते हैं हम एओपी से? जो कॉमन लॉजिक्स है किसी भी प्रोजेक्ट के, वो एओपी से हैंडल कराते हैं। और उसको कॉमन लॉजिक की जगह एक और नाम देते हैं। आई होप आपने सेकंड लेक्चर मिस ना कराओ। उसको बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस लॉजिक तो अलग हो गया करण। बिजनेस लॉजिक तो हर कंपोनेंट का अलग होगा, लेकिन जो कॉमन लॉजिक होंगे वो सेम होंगे। जैसे मुझे बताओ, विड्रॉ नाम के फंक्शन का बिजनेस लॉजिक और डिपॉजिट नाम के फंक्शन का बिजनेस लॉजिक सेम होगा? एक बैंकिंग एप्लीकेशन में विड्रॉ का कोड और डिपॉजिट का कोड सेम होगा? नहीं होगा ना, दोनों की कंडीशंस अलग अलग होंगी। तो वो कंडीशंस बिजनेस लॉजिक हैं। लेकिन क्या विड्रॉ डिपॉजिट दोनों से पहले लॉग इन होना जरूरी है? बिल्कुल, दोनों के पहले लॉग इन होना जरूरी है। दोनों के पहले सिक्योरिटी चेक्स होंगे। हाँ, दोनों के पहले सिक्योरिटी चेक्स होंगे। राइट, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। और क्रॉस कटिंग कंसर्न या तो तुम खुद हैंडल कर लो एज अ डेवलपर, और या तुम स्प्रिंग से हैंडल करा लो। इसके लिए स्प्रिंग जो आपको मॉड्यूल देता है उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड। किसको यूज करना बेटर है? ये तो आज का ही टॉपिक है। बीन फैक्ट्री के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज करना बेटर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी हमारी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है हमारी फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन, नॉट स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करेंगे। तो अगर आपको आपकी फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो आपको लेने हैं टोटल 7 स्टेप। कितने स्टेप लेने हैं? 7 स्टेप। और इन 7 स्टेप में आईडी इंस्टॉलेशन नहीं है। तो मैं ये मान रहा हूं कि 2 लेक्चर पहले मैंने एसटीएस इंस्टॉलेशन आपको करा दिया था, आपने कर लिया होगा। एसटीएस इज वर्किंग, है ना? ओके। तो अब ये मानते हुए कि आपके पास आईडी अवेलेबल है, आपके पास जेडीके भी अवेलेबल है, इससे आगे की स्टोरी अब मैं आपको सुना रहा हूं। तो अगर आपके पास सेटअप पूरा तैयार है और आप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो टोटल करने हैं आपको 7 टास्क। अच्छा, कौन कौन से 7 टास्क? वो 7 टास्क मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन जार फाइल्स को करेंगे डाउनलोड। बल्कि यूं मान लीजिए, उन 7 टास्क में पहला टास्क है कुछ जार फाइल डाउनलोड करना। अब पहला डाउट आएगा, सर ये जार क्या है? दूसरा डाउट आएगा, सर ये डाउनलोड वाउनलोड का चक्कर क्या है? तो आई होप एज अ जावा डेवलपर आप जानते होंगे
जावा में जितनी भी क्लासेस आपके प्रोजेक्ट में यूज होती हैं, क्या सभी जेडीके की तरफ से दी जाएंगी? नहीं दी जाएंगी। आप मानते हो जावा में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज बनाई हैं जो अपन यूज कर पाए? याद है? अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो, तो क्या हम जावा से ईमेल भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम जावा की लाइब्रेरी यूज नहीं करते। इसके लिए हम अपैचे की लाइब्रेरी यूज करते हैं, जिसका नाम होता है अपैचे कॉमन्स। याद आया? याद आया? हम जावा से पीडीएफ फाइल्स पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जावा के पास कोई क्लास नहीं है, वो क्लास आईटेक्स के पास है। तो क्या ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं? है ना? ऐसे ही मुझे बताइए, क्या ओरेकल ने स्प्रिंग बनाया है? नहीं, ओरेकल ने नहीं बनाया स्प्रिंग। तो जिस कंपनी ने स्प्रिंग बनाया है, उसने स्प्रिंग की कुछ लाइब्रेरीज बनाई हैं। उन लाइब्रेरीज को उन्होंने जार बोला है ना? अगर आपने जेडीबीसी पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा, आप ड्राइवर की जार डाउनलोड करते थे जेडीबीसी में कनेक्टिविटी के लिए, करते थे, है ना? तो जैसे जेडीबीसी में ड्राइवर की जार लगती है, ऐसे स्प्रिंग में जब हम कोड लिखते हैं स्प्रिंग कोर में, तो हमको 5 जार फाइलों की जरूरत पड़ती है। कितनी जार फाइलों की जरूरत पड़ती है? 5। है ना? आज ये पांचों जार फाइल्स हम डाउनलोड करेंगे। आज मैं आपको डाउनलोड कराऊंगा। कुछ दिनों बाद ये डाउनलोडिंग भी हमारी नहीं होगी। हमारी जगह इसको कौन डाउनलोड करेगा? हमारे लिए इसको कौन डाउनलोड करेगा? नहीं, हर काम स्प्रिंग बूट नहीं करता। इसको हमारे लिए डाउनलोड करेगा मेविन। क्या नाम सुना? टाइप करिए, मेविन। ये एक बिल्ड टूल होता है। ओके? बिल्ड टूल का मतलब जो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है ना? तो अभी हम मैन्युअली करेंगे। 2-3 एग्जांपल आपको मैन्युअली कराऊंगा, फिर मैं मेविन इंट्रोड्यूस करूंगा। और जब स्प्रिंग बूट आएगा, तो स्प्रिंग बूट तो मेविन को भी डाउनलोड करके ले आएगा। स्प्रिंग बूट तो इतना स्मार्ट है। अभी हमें मेविन तो करना पड़ेगा ना खुद मैनेज। मेविन हमारे लिए बाकी चीजें लाएगा, स्प्रिंग बूट मेविन भी ले आएगा। गॉट इट? तो अभी हम लोग विदाउट मेविन कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है इन पांचों जार फाइल्स को डाउनलोड करना। और अगर आपको लग रहा है सर इनसे मिलेगा क्या, इनसे आपको आपके कंटेनर, आपको जो इंटरफेस सुना था आपने, जो क्लासेस सुनी थी, वो सब मिलेंगे। तो जरा एक स्प्रिंग कंटेनर का नाम बताइए, किसी स्प्रिंग कंटेनर का। बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सब इन पैकेजेस के अंदर, इन जार फाइल्स के अंदर अवेलेबल है। और अगर आपको लग रहा है 5-5 क्यों है, तो एक जार फाइल दूसरी जार फाइल की क्लासेस को यूज करती है। इसलिए ओवरऑल आपको जो चाहिए वो मिनिमम ये 5 जार चाहिए। इज दिस क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि इन पांचों को डाउनलोड कैसे करना है। सुनिए ध्यान से। ठीक है? पहली जार कौन सी है? पहली जार का नाम है, ये बीन्स है। ध्यान दीजिएगा, बीन नहीं है। पहली जार का नाम है स्प्रिंग डैश बीन्स डैश एक्स एक्स एक्स। अब ये जो आप एक्स 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 देख रहे हैं ना, इसकी जगह आ जाएगा वर्जन नंबर। क्या आ जाएगा इसकी जगह? प्लीज टाइप इन द चैट विंडो। वर्जन नंबर आ जाएगा, है ना? अब आपको अगर याद हो, लास्ट लेक्चर आपने मिस नहीं करा हो, तो स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन 6.2.10 चल रहा है। एग्जैक्ट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट 6.2.10 चल रहा है ना? हम जो कंटेनर यूज करने जा रहे हैं सबसे पहले, वो कौन सा कंटेनर होगा? हम जो कंटेनर सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं वो बीन फैक्ट्री होगा। एग्जैक्टली बोलूं तो बीन फैक्ट्री नहीं, उसकी चाइल्ड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। याद है आपको चाइल्ड क्लास का नाम? और ये जो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री है, इसको स्प्रिंग 6 ने हटा दिया है। हटा ही दिया है। यानी अगर आप स्प्रिंग 6 की जार फाइलें डाउनलोड करोगे, तो आपको ये नहीं मिलेगी। ये क्लास हट गई है। स्प्रिंग 5 ने इसको डेप्रिकेट कर दिया है और स्प्रिंग 6 ने इसको हटा दिया है। तो क्योंकि मैं पहला एग्जांपल आपको एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का करा रहा हूं, तो ये जो आप एक्स 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 देख रहे हैं, यहां हम वर्जन 5 वाली जार डाउनलोड करेंगे। वर्जन 6 वाली मत कर लीजिएगा। वर्जन 6 में एक्सएमएल बीन फैक्ट्री नहीं है। क्लियर हुआ? है ना? तो हम वर्जन 5 की जार फाइल डाउनलोड करेंगे। कौन सी करेंगे वो भी सुन लीजिए। हम करेंगे 3.37। दूसरी बात, आप जो भी वर्जन चुने, ये मेरी पसंद है 5.3.37। आप 5.4 भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। आप जो भी वर्जन चुने, वो गौर करिएगा सब में सेम होना चाहिए। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक 5.3, एक 5.4, एक 6.0,
डिपेंडेंसी में वर्जन सेम होने चाहिए, अगर वर्जन डिफरेंट हो गए आ जाएगी एक्सेप्शन। इस बात को समझा सबने? ठीक है, सिर्फ एक है जिसका वर्जन 1.2 यूज होगा, और वो है ये वाली कॉमन स्लॉगिंग। इसका 1.2 यूज करेंगे, और बाकी सबका बिल्कुल सही है ना। और ये मत सोचिएगा सर इतना मुझे याद कैसे रहेगा, आपको याद रहेगा, मैंने स्लाइड में लिख दिया है, पढ़ लीजिए। और पढ़ के अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दें। क्लियर? तो चलिए पहला काम, खोलिए अपना ब्राउजर, जाइए गूगल में, और स्प्रिंग की जार फाइल का नाम लिखिए। आपको चाहिए स्प्रिंग बीन्स जार डाउनलोड। ठीक है, आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, और ये वही वेबसाइट है जो मेविन की टीम ने बनाई है। गॉट इट? अभी हम इस वेबसाइट पे मैनुअली जाकर जार लेकर आएंगे, आगे चलकर मेविन हमें इस वेबसाइट से जार ला देगा। और इसको वेबसाइट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं टेक्निकल नाम? रिपॉजिटरी। आम बोलचाल में वेबसाइट, टेक्निकल बोलचाल में रिपॉजिटरी। तो आपको मेवेन की रिपॉजिटरी का लिंक दिखेगा, दिख रहा है मेवेन रिपॉजिटरी? दिखा? इस पे क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वर्जन आएंगे। ठीक है, लेटेस्ट वाला मत डाउनलोड कर लीजिएगा, हमें करना है 5.3.37। नीचे पेज नंबर्स आ रहे हैं, पेज नंबर 4 पे जाइए। पेज नंबर 4 पे जाएंगे तो आपको 5.3.37 दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला वर्जन नोटिस करा आपने? ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपको। ओके, जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक दूसरा वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, इस वेब पेज में आपको जार पे क्लिक करना है, इधर इधर क्लिक करना है जार। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जार फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एवरीवन इज एबल टू गेट दिस? है ना? और ये किसके लिए करना है आपको? ये करना है आपको सबके लिए, टोटल 5 बार करना है। ओके, ये पहली फाइल है जो आपने डाउनलोड करी। ऐसे ही एक और दिखा देता हूं। ठीक है, दूसरी फाइल कौन सी थी हमारी? दूसरी थी स्प्रिंग कोर। पहुंचिए और यहां पर लिखिए स्प्रिंग कोर। ओके, आप चाहे तो मेवन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप चाहे तो गूगल में लिख दें। मैंने कह दिया स्प्रिंग कोर जार डाउनलोड। स्प्रिंग कोर जार डाउनलोड क्लिक करिए। सेम वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ऑप्शन 4 में जाइए, 5.3.37 पे क्लिक करिए। अगेन वेबसाइट आएगी, जार पे क्लिक कर दीजिए। बस याद रखिएगा कॉमन्स लॉगिंग, इसका कौन सा वर्जन? कॉमन्स लॉगिंग का 1.2, बाकी सबका 5.3.37। ये जब आप कर लेंगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में ये सब कुछ ऐसी नजर आएंगी। ठीक है, मैंने डाउनलोड करी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये होंगी आपकी पांचों जार फाइल। यहां तक क्लियर? ओके, फिर आपको इस पूरे को कॉपी करना है। कॉपी करके किसी एक फोल्डर में जाके रख दीजिएगा। मैंने अपने सिस्टम में एक डी ड्राइव में फोल्डर बना रखा है। ठीक है, वहां मैंने इन सभी जार फाइल्स को स्टोर कर दिया है। ई ड्राइव और डी ड्राइव कहीं है? स्प्रिंग जार, माई स्प्रिंग जार करके एक फोल्डर है, लेट मी सर्च फॉर इट। बहुत टाइम लेगा सर्च करने में, ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं, माई स्प्रिंग जार। ये रहा। ठीक है, इस तरह से आप भी एक फोल्डर बना लें और ये सारी जार फाइल्स को उसमें कर दें कॉपी। और ये कितनी बार करना है? हर बार? हर प्रोजेक्ट के पहले? गुड, ये करना है आपको सिर्फ एक बार।
हर बार तो आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन डाउनलोड करने की टेंशन आपको लेनी है सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये उन 7 में से आपका पहला स्टेप पूरा हुआ, विच इज डाउनलोडिंग स्प्रिंग रिलेटेड जार। अब आता है आपका सेकंड स्टेप। एज यूजुअल आप अपना एसटीएस आईडी खोलेंगे और इसमें अपना जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने जावा प्रोजेक्ट में इन सभी जार फाइल्स को ऐड करेंगे। लेट अस सी ये काम आप कैसे करेंगे। सो विल लॉन्च एसटीएस। आपका वर्क स्पेस है न्यू स्प्रिंग बैच 2025। फाइल, फाइल में न्यू, एज यूजुअल न्यू में जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट में आकर अपने प्रोजेक्ट को आप एक नाम दें पहले की तरह। तो मैंने कह दिया स्प्रिंग कोर EX-1। तो स्प्रिंग कोर EX-1 मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक, ये आपको आपका स्प्रिंग प्रोजेक्ट बन के दिख गया होगा। अब इसमें आपको वो सारी जार लानी है जो आपने अपने सिस्टम के अंदर एक फोल्डर में कॉपी कर रखी है। कैसे लाएंगे? राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक बिल्ड पाथ का ऑप्शन दिखेगा। इस बिल्ड पाथ में सबसे बॉटम पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। इस पे क्लिक करिए, एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में ऊपर लाइब्रेरीज नाम का टैब होगा। गौर करिएगा, बाय डिफॉल्ट ऐसे होगी ये। आपको लाइब्रेरीज पे जाना है, क्लास पाथ को क्लिक करना है और राइट साइड पे सेकंड वाला बटन क्लिक करना है। क्या लिखा है सेकंड वाले बटन पे? ऐड एक्सटर्नल जार। इस पे क्लिक करिए। आपका जो फोल्डर है, मेरे केस में डी ड्राइव के अंदर था माई स्प्रिंग जार्स। तो डी ड्राइव में ये रहा मेरा माई स्प्रिंग जार। इन पांचों को सेलेक्ट करना है। इन पांचों को सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना मत भूलिए। अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। जैसे ही ये करेंगे आप, आपके सिस्टम में वो तमाम पैकेजेस, क्लासेस और इंटरफेसेस आ जाएंगे जो आपको आपकी स्प्रिंग ऐप बनाने के लिए चाहिए। अब आपके प्रोजेक्ट के अंदर बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, XML बीन फैक्ट्री, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी क्लासेस और इंटरफेसेस आ चुके हैं। क्लियर? फर्स्ट 2 स्टेप समझ में आ गए सबको? ऑल गुड? ठीक है, फिर आता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है आप पोजो या जावा बीन बना लें। ठीक, अब यहां से आपको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोजेक्ट बनाना है। एंड बीइंग अ जावा डेवलपर आप जानते हैं आप कुछ भी बनाएंगे तो आप बनाएंगे पैकेजेस। मैं बनाऊंगा हर प्रोजेक्ट में टोटल 3 पैकेज। बल्कि टोटल कहना गलत होगा, कम से कम 3 पैकेज। क्यों कम से कम 3 क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, एक पैकेज में बनाऊंगा जिसमें हम अपने सारे बीन्स रखेंगे। यानी इसके अंदर हम रखेंगे अपनी सारी पोजो या जावा बीन क्लासेस। एक पैकेज में बनाऊंगा जिसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखेंगे। और सलाह यह दी जाती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पैकेज है उसका नाम आप रिसोर्सेज रखें। क्या रखें? रिसोर्सेज। और एक पैकेज वो होगा जिसमें आपकी मेन क्लास होगी, जिसको आप ड्राइवर क्लास बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देंगे ऐप पैकेज। तो हम बनाएंगे टोटल कितने पैकेज? हम बनाएंगे टोटल 3 पैकेज, बीन्स, रिसोर्सेज और ऐप। दूसरी बात, ये तीनों पैकेज हमारे एक मेन होंगे और हमारे मेन पैकेज का नाम हम रखेंगे SCLI। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके डोमेन नेम को उल्टा करके आपको पैकेज बनाना चाहिए। ये इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अब आप मुझे फटाफट बताइए मेरे तीनों पैकेज के कंप्लीट नाम क्या होंगे? बिल्कुल ठीक।
in.sclive.beans, in.sclive.resources, in.sclive.app। और ये कहां बनेंगे? ये बनेंगे एसआरसी में। तो एसआरसी में जाइए, न्यू पैकेज करिए, in.sclive live.beans। ओके, फिनिश। सेकंड करिए, in.sclive.resource और रिसोर्सेज, वॉट एवर यू फील लाइक। और तीसरा, in.sclive.app। ये हो गए आपके 3 पैकेजेस तैयार। यही फोल्डर स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कोर्स हम फॉलो करेंगे। जब भी हम स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, विल हैव मल्टीपल पैकेजेस, कम से कम 3 तो होंगे। एक जिसके अंदर हमारे बीन्स रहे, दूसरा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तीसरी हमारी मेन क्लास जिसको हम ऐप नाम दे रहे हैं। ये भी क्लियर हुआ? ये यही तो है, ये जो बना ये एससी लाइव के अंदर ही तो बना है। 3 फोल्डर बने होंगे फूल सागर। एक इन बना है, इन के अंदर एससी लाइव बना है, उसके अंदर ऐप बना है, देखना है। देखो, सिस्टम एक्सप्लोरर में जाओ, देखो ध्यान से, किस नाम से फोल्डर दिख रहा है एसआरसी के अंदर? इन, इन के अंदर एससी लाइव, एससी लाइव के अंदर ये तीनों। क्लियर? ओके, गुड। आइए अब अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में बनाते हैं हमारी बीन क्लास, कॉन्फ़िगरेशन, और स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्प्रिंग एप्लीकेशन का कंटेनर। मिलते हैं परसों, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं। कहां शेयर हो रही है आपको, टेलीग्राम पे या वन ड्राइव पे? कौन सा लिंक है आपका? टेलीग्राम पे बनाया है? अच्छा, बताइए मुझे कौन सा है। क्या नाम है? चलिए, मैं अफरोज सर से पूछ के कर दूंगा अपलोड, डोंट वरी। ठीक है, आज रात तक हो जाएगा, सारी स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी जो आज कवर हुई हैं। बाय बाय, टेक केयर।